हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। ठीक है, उनकी स्थिति क्या थी, उतार चढ़ाव वाली थी प्राचीन काल में। और अब हम देखेंगे मध्यकालीन भारत में महिलाओं की समाज की स्थिति क्या रही थी। तो हम देखेंगे कि कैसे महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल में अच्छी थी, फिर बाद में मध्यकालीन आते आते उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, मतलब बहुत ही खराब और बदतर स्थिति हो गई थी। तो आइए हम देख लेते हैं कि उनकी स्थिति कैसे बदली। ठीक है, हिंदुस्तान में पारिवारिक प्रथा प्राय इतिहास के प्रारंभ से ही संगठित सामाजिक जीवन का मुख्य तत्व रह चुका है। समाज पितृसत्तात्मक था। हिंदू और मुसलमान दोनों में ज्येष्ठ पुत्र को प्रधान माना जाता था। ठीक है, परिवार हम लोग का कैसा था, पितृसत्तात्मक, मतलब पुरुष प्रधान हम लोग का समाज है। और आज भी कहीं ना कहीं हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। महिलाओं को कि आपको आगे आके काम करने नहीं दिया जाता। बट अभी गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव ले रही है कि महिलाओं को उनकी स्थिति या फिर उन्हें अपना स्थान मिले। ठीक है, उसके हिसाब से उन लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं, अभी कार्य किए जा रहे हैं। और आपका पहले का मैं बात करूं इतिहास के समय, तो उस समय हमारे समाज पितृसत्तात्मक था, मतलब पुरुष प्रधान, और पुत्र ज्येष्ठ पुत्र को वहाँ का प्रधान माना जाता था। हिंदू समाज में स्त्रियों की गृह स्वामिनी माना जाता था, मतलब वो गृहस्थ काम ही कर सकती थी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई भी धार्मिक और सामाजिक कार्य स्त्री के बगैर पूरा नहीं हो सकता था। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे स्त्री का यज्ञ में होना आवश्यक माना जाता था, और कहा जाता था कि अगर स्त्री यज्ञ में शामिल नहीं हो रही है पति के साथ, तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। लेकिन अपने जीवन के प्रत्येक चरण में उन्हें पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता था, और ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि वे स्त्रियों को अपने पति या फिर अपने जो भी पुरुष होते थे उनके साथ ही रहना पड़ता था, और उन पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मध्यकाल में पुत्री के जन्म को हर्ष का अवसर नहीं माना जाता था, मतलब मध्यकाल में ऐसा सिस्टम हो गया था कि अगर एक पुत्री जन्म ले रही है तो ज़्यादा खुशी नहीं मनाई जाती थी। बोलते थे कि ये क्या हो गया, अब हमें हमारा संपत्ति का वारिस नहीं मिला, या फिर दुखी होती थी बहुत ज़्यादा। समाज में सती और जौहर की प्रथा प्रारंभ हो गई थी। मैंने बताया था कि गुप्त काल में पहला हमें मिला था सती की जानकारी। उसके बाद मुस्लिम समाज में उसे जौहर कहा जाता था, जिसमें अगर किसी पति का मृत्यु हो जाता है तो पत्नियां जौहर कर लेती है, मतलब अपने पूरे तन को, अपने पूरे शरीर को वे आग के हवाले कर देती है और वे जिंदा जल जाती हैं। मुसलमानों ने भी इस प्रथा पर सहमति दी थी। मुसलमान स्त्रियों के संबंध में प्राचीन फारसी परंपराओं का ही पालन करते थे, इसलिए उन्हें निम्न कोटि में रखते थे। और मुसलमान भी स्त्रियों को अपने निम्न कोटि में रखते थे, अपने पैरों तले रखते थे। ठीक है, मध्यकाल में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ, लेकिन यह उच्च वर्ग तक सीमित था। अब क्या हो गया कि महिलाओं को मुस्लिम समाज में पर्दा की प्रथा कर दी गई, मतलब अगर वे बाहर निकलती हैं तो वे बुर्का पहन के वो अपने शरीर को, पूरे बदन को ढक के बाहर निकलेंगे। उच्च वर्ग में पर्दा का मापदंड यह था कि जो परिवार जितनी ऊंची स्थिति में होगा उतनी ही ऊंची खिड़कियां रखेंगी और स्त्रियां उतनी ही अलग रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं का जटिलता बढ़ती गई और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित होने लगा था, और कैसे उन्हें लिमिटेड कर दिया गया था, और अपने घरों के अंदर अपने पतियों को के अंडर उन्हें रहना पड़ता था, और वे अपने मन से कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी। हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक रीति था। स्वयंवर की प्रथा मध्यकाल में प्रारंभ होने के साथ समाप्ति हो गई। और क्या स्वयंवर का मतलब हो जाता है कि ये स्वयं वर चुनना, मतलब अपनी पसंद से वर को चुनना, ये आरंभ भी हुआ और लास्ट में मध्यकाल में ही इसका अंत भी हो गया। ठीक है, हिंदुओं और मुस्लिमों में दहेज की प्रथा प्रचलित हो गई थी। अब दहेज सिस्टम भी आ गया था, जो अभी के समाज में भी हमें चल रहा है, और ये बहुत ही एक कुप्रथा है। लोगों को दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप क्यों दहेज ले रहे हैं, आप एक स्त्री के को से शादी भी कर रहे हैं और ऊपर से आप दहेज भी ले रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कुप्रथा थी, जो कि पुराने समय से अभी तक चली आ रही है। स्त्री की जन्म से ही असहाय और अबला होने का बोध कराया जाता था। अब अभी के मध्यकाल में देखते हैं कि कैसे एक स्त्री पैदा लेती थी तो उन्हें बोला जाता था तुम कोमल हो, तुम निर्बल हो, तुम अबला हो, तुम असहाय हो, मतलब ये सब नेगेटिव वर्ड बोल बोल के उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था, मतलब उनको कमज़ोर कमज़ोर का एहसास कराया जाता था कि तुम कमज़ोर हो।
पर्दा प्रथा ने अनेक बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास की हानि पहुंचाई। और पर्दा प्रथा एक ऐसा कारण रहा था मुस्लिम समाज में कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण भी अच्छे से नहीं कर पाती थी और अपने सांस्कृतिक विकास भी नहीं कर पाती थी। अब एक इसका निष्कर्ष छोटा सा निकलता है कि उपरोक्त कथन से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मध्यकाल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे उनकी दशा अच्छी नहीं थी। स्त्रियों को पुरुष से दब कर रहना पड़ता था और वे अपने मन का नहीं कर सकती थी, अतः स्त्रियों की दशा दयनीय थी। मतलब अब उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी और उनके अधिकारों से वह वंचित होने लगी थी। आशा करता हूँ कि मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, कैसे थी, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसी तरह मेरे वीडियोस चाहिए और अच्छे मेरे वीडियोस लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।